हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोग को कक्षा 7 का विषय हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, बिहान पुस्तक से, कक्षा 7 से, पार्ट 2। कहानी का नाम है दादी माँ। कहानी का क्या नाम है? दादी माँ। दादी माँ हम लोग पहले जान लेते हैं इसके लेखक कौन है। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। क्या के लेखक का नाम है? शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह का जन्म जो है 19 अगस्त 1928 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। एक कृषक परिवार में हुआ था, मतलब एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। चलिए हम लोग अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी का नाम है दादी माँ। दादी माँ मतलब क्या होता है? दादी माँ कहते किसको है? दादी माँ मतलब होता है मेरे पिता की माँ जो होती है, उसको हम लोग बोलते हैं दादी माँ। जो लेखक है शिव प्रसाद सिंह, ये अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे, उसी के माध्यम से ये अपना बता रहे उसकी दादी माँ क्या थी, क्या करती थी और कैसे इसको शिक्षित किया। चलिए हम लोग भी पढ़ते हैं। हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाइयां पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं पराता अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मतलब लेखक बता रहा है कि मेरा कमजोरी सिर्फ यही है कि मैं सदा मेहनत करता हूं, लेकिन मेरा जो शुभ चिंतक है, मेरा दोस्त है, मुंह पर मेरा पूरा बड़ाई करते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं? मेरा कुछ कुछ बुराई करते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेखक बता रहे हैं ना। मैं सोचता हूँ अच्छा अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता है, क्या होता ही क्या। पर बस मेरी आंखों के सामने शरद की सील किरणें के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मैं सोचता हूँ पुरानी बात तो क्या करूं, भूल जाऊं। फिर जब शांति से बैठते हैं तो हमें कुछ धुंधली सी शीतल किसी कुछ धुंधली कुछ याद आती है। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं, कवार के दिन आ गए हैं। मेरे पाँव में चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रही है। दूर से सिवान से बचकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूं और बन प्याज के जड़े तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों की बीज सूरज की गर्मी में खिलते हुए पानी में सड़कर कुछ विचित्र गंध दे रहे हैं। अब उसको लगता है कि जो वह सिवान से लाया था, मतलब सिवान से बाकर मोथा आया था, और जो बरसात के दिन में वही सब सड़ा हुआ प्याज सब का गंध उसको दे रहा था। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारे पर झाग भरे जंजालों के धमाके के कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, आगमन की चुड़ाव और गुड़ ना मिले दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों इस पर गंधर पूर्व झाग भरे जल ना मिले, ना हो तो बड़ा दुख बड़ा बुरा मालूम होता है। मतलब बरसात के दिन में अगर हमको
ये सब बताया जा रहा है कि अगर ये आषाढ़ में अगर आम और फरेलाल ना मिले तो हमको दुख नहीं होगा, और भी सब महीना में कोई फल मिले हमको दुख नहीं होगा, लेकिन ये सब महीना में अगर कूदना ना बढ़े बड़ा बुरा होता है। मतलब ज्यादा पानी भरता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग वहां पर कूदते हैं। मैं भी तक भड़क रहा था, दो एक दिन तो कूद सकता था, नहा धोकर बीमार हो गया। मतलब जब बरसात का दिन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पानी में कूदते हैं, पोखर में जाकर तालाब में जाकर के नहाते हैं, है ना। अभी उसको लग रहा था कि 2-3 दिन तो हम मात्र कूदे थे, और भी दिन हमारा क्या था, बाकी था। हल्की बीमार ना हो जाने क्यों ना अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वार हो सर में, साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वार जो चढ़ा तो चढ़ता ही रहा, रजाई पर रजाई, और उतारा 12 बजे के बाद। मतलब कि उसको लगता था कि अगर तबीयत खराब होता है तो बहुत ही अच्छा होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है कि उसको हल्का हल्का नींबू उम्बू से कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलते रहता है। जिसको बुखार लगता है कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलते रहता है उसको। लेकिन इस बार उसको ऐसा बुखार लगा था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, है ना। बहुत जोर से उसको बुखार लगा, ठंडा भी उसको बहुत जोर से लगने लगी, ठंड एकदम। रजाई पर रजाई उड़ाते जा रहा था, लेकिन उसका बुखार भाग नहीं रहा था। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। जब रात और ठंडा लगा, लेकिन दिन में भी उसको ठंडा लग रहा, दिन भर चादर लपेटे हुआ सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा आई थी, और झांग वाले जल में पतले दुबले असने सने शरीर पर सफेद निराहिनी धोती पर सन में सफेद बालों से सिरों पर शहद लपेटे हुए। जट की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट हुआ, आंचल की गांठ खोल दिया। अदृश्य शक्तिधारी ने चतुतरे की मुट्ठी खोल में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चरपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े के सहलाती, पर दलचीनी का लेप करती, और बीसों बार छू कर ज्वार का अनुमान करती। हाड़ी में पानी आया कि नहीं, मुझे पीतल की छाल में छौका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिली तो नहीं, मिली तो गई है। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर नहीं जाना चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती। जब दादी माँ आती थी हमको देखने के लिए आई, तो इतना सवाल पूछती थी कि बढ़िया से तुम खाया कि नहीं खाया, है ना। मतलब कि बाहर से कोई भी आदमी आता है तो बिना कुछ छुए हुए अंदर नहीं घुस गया। मतलब किसी का भी दादी माँ आती है अपने पोता को या पर पोता को बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। उसी तरह इसको जब बुखार लगा तो माथा पर पानी का लेप, कपड़ा से भिंगा के लेप लगाते गई, फिर भी बुखार कम नहीं हो रहा था, है ना। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयां नाम याद थे। मतलब दादी माँ जो रहती थी, अभी भी बूढ़ी औरत या तो कोई भी पुराना आदमी जगह ले जाओ, वह एकदम पुराना से पुराना जड़ी बूटी का दवाई बता देगा, कोई भी घर का नुस्खा जिसको बोलते हैं बुखार का। उसकी दादी माँ को 50 दवाइयां याद थी। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती, और वहां भी कम हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। मतलब वह दादी माँ इतनी ज्यादा, गांव में किसी का तबीयत खराब होता था तो दादी माँ के पास आती थी तो उसको सब चीज हाथ छू करके, माथा छू करके, पेट छू करके बता देती थी इसको कौन सी बीमारी है।
महामारी और विचूचिका के दिनों से रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लंगर और गुड़ मिश्रित जलधारा, गुंगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाती, चादर या गिलाफ नहीं बदलते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे भी अब ना आता है। मतलब जरा सा एकदम वो घर में गंदगी नहीं देखना, चारों तरफ साफ सफाई देखना चाहती थी, है ना। चादर बदली हुआ कि नहीं हुआ, मिश्री अथी हुआ कि नहीं हुआ, वो नाश्ता किया कि नहीं किया, सब पर एकदम पूरा ध्यान उस पर रखती थी। नौकर पानी दे जाता है कि नहीं, नौकर जो आता है पानी दे जाता है घर, मतलब पूरा घर की साफ सफाई हुआ करती थी। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या बाबू डॉक्टर साहब आके नाड़ी देखी जाते और कुनैन मिक्सचर की सीली सी तिलाई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का ही नहीं होता। मतलब कि जब पहले बुखार लगता था थोड़ा थोड़ा पर चला जाता था, लेकिन ना जाने इस बार कैसा उसको बुखार लग गया लेखक को कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी दादी माँ बहुत सारा दवाई भी खिलाई, बहुत सारा नुस्खा भी बताया, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। अब तो वहां तक चल गया। अब किशन भैया के उसका भाई नाम रहता है उसका किशन, वह बता रहे थे किशन भैया की दादी ठीक हुई, शादी ठीक हुई। दादी माँ बहुत ही उत्साह थी, बहुत ही क्या थी, खुश थी। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिन आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार पर परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथों से ना करूं तो होने वाला नहीं। बोला कि ये काज क्या नाम है, मतलब कोई भी शादी होता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं घर में, है ना। और वही बता रही दादी माँ कि ये सब समय में अगर एक काम अगर एक दूसरे पर छोड़ दे तो काम नहीं होता है। जानने को तो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ कहती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तु विलंब का कारण बन जाती थी। अगर कोई भी काम में अगर दादी माँ उसके हाथ नहीं बढ़ाते थे काम में, तो वो काम क्या होता था, विलंब में होता था, मतलब देर में होता था। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बिहारी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी मारी की चाची खड़ी है। दुबकी मतलब कि जब वह बाहर से आया लेखक तो देखता क्या है कि दादी माँ किसी को डांट रही है, बेचारी चुपके से वहां उसकी चाची खड़ी है। सोना होगा धनो, रुपया मैं सूद के आज दे। तेरी आंख में तो शर्म है ना नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। पैरों पर नाक रगड़ी, फिर किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगा, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। मूंगी मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथ से आंचल पकड़े दादी माँ के पैर की ओर झुक गई। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेगी तो बेचारी का निस्कार कैसे होगा। मतलब कि वह डांट रही थी, उससे पैसा लिया था कोई पैसा, बूढ़ी दादी माँ से उसी को वह डांट रही थी कि लेने समय तो पैर पर गिर के ले ली, लेकिन लौटाने समय ये फसल होगा तब देंगे, वो फसल होगा तब देंगे। इसीलिए उसको दादी माँ देखिए डांट रही है ना। ये है दादी माँ और ये चाची उसकी लेखक की, तो इसको डांट रही है। कैसे बेचारी बिलप बिलप के रो रही है, देखो। हट अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ ने पीछे हट गई। मतलब जब उसका पैर पर गिरने लगी कि आपने मदद करिएगा तो कौन मदद करेगा मेरा, तो दादी माँ पीछे की ओर हट गई। बोले हट अभी नहा धोकर हम आए हैं। कहाँ क्या आए हैं, नहा धो करके आए हैं।
जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिस प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझने। अब जब उस लेखक समझाता है उसको तो बोलता चल चल हटो, बड़ा है हमको क्या करने, समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विलम्ब होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे सा सभी रुपया छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। 10-5 के लिए हिसाब ना हो। देवता है बेटा देवता। और उसकी क्या हुई थी, जब वह लेखक गया देखता है दूसरे दिन की वह बेचारी पूरा खुश है एकदम, है ना। और क्या हुआ कि बूढ़ी माँ की बेटी मतलब उसके लेखक के पिता ने उसको पूरा पैसा दे दिया था, ऊपर से 10 का नोट भी दिया। ऊपर से बोला उसको कि देखो जैसे तेरा बेटा है वैसे मेरा भी बेटा है, इसको मेहनत से, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। वही बोला कि देवता है बेटा देवता, मतलब कोई भी अच्छा काम करता है उसको हम देवता के अति मानते हैं। उस रोज बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांट भी ना तो लाभ क्या। मतलब बड़ा लोग क्या करता है, रुपया दे देता है और फिर क्या करता है, धीरे धीरे डांटता भी है। तो ये बता रहा है कि रुपया देकर डांटेगी नहीं तो क्या करेगी। मैं मन ही मन तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ा। किशन के विवाह के दिनों की बात है। अब वहां तक तो खत्म होगी दादी कहानी, अब दूसरा कहानी वहां से शुरू होता है। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले ही औरत रात भर गीत गाती। विवाह की रात तो अभिनय भी हो जाता है। यह प्रायः एक ही कथा हुआ करता है, जिसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाई देते हैं। सभी पाठ औरतें ही करते हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालन में सो रहा था। वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा। औरतें ने उस पर आपतित की, मतलब कि वह इतना उसका तबीयत खराब था कि वह शादी में नहीं गया, लेकिन सब कोई पूरा घर का आदमी शादी में चला गया। और औरत लोग थी, रात भर गीत गाई और फिर क्या की, फिर वही रात में और ज्यादा गीत हुआ शादी का। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़कों और बर्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ के चुपके से सुला दिया था। मतलब कि वहां पर क्या हुआ कि वह भी सो गई और मुझे भी चादर पर सामने में सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए तो मेरी निकाल बाहर किया जाएगी। पर भाभी की बात पर हंसी ना रुक सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथ पाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के ये क्यों लगती है, लड़के से क्यों लगती है। मतलब कि वह जब आया वहां पर तो क्या, जब भाभी आई और उसका चादर खींच ली, बोले देखो यही लड़का है, ये दूध के लिए शायद क्या कर रहा है, रो रहा है, कहूँ तो इसको दूध पिला दूं। तो दादी माँ बोली कि लड़कों से क्यों लगती हो।
सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी, मतलब जब साथी हुआ तो देबू की माँ बाहर मिली तो बोला कल वाला बच्चा है भाभी। मैं वहाँ जोर से भागा और दादी के पास पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े होते हैं अभयदान मिल जाता है। मतलब कि कोई भी अगर हम गलती करते हैं तो दादी माँ के आंचल में छुप जाते हैं तो हमको जरा मना क्या होता है, हिम्मत मिल जाता है। उसी तरह उसमें भी हुआ, क्या हुआ, हिम्मत मिला हमको, है ना। चलिए अब आगे। स्नेह और ममता की मूरत दादी, दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियां, मतलब कि दादी माँ को लेखक क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं ना, दादी माँ को लेखक याद कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मेरे साथ दादी माँ करती थी। परिस्थितियां का अत्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की मट्टी मालूम होता। दादी ने उन्हें स्वर से जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें धागे आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादी की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते में सी तरह बढ़ने वाली मुंह में राम, बगल में छुरी, राम बगल में छुरी, दोस्तों की शुभचिंतक, छुरी वाले दो शुभचिंतक ने स्थिति और भी भवाडोल कर दी। दादी के श्रद्धा में दादी माँ के मन में करने की भी पिता ने जो अंतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो नहीं थी। मतलब कि दादी माँ के मर जाने के बाद और भी मेरे शुभचिंतक लोग जो थे और भी ज्यादा हमको क्या करने लगे, परेशान करने लगे। अब है, दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का मन सन्नाटा और पाले की सील हड्डियों में घुसी पड़ी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर गीला दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कतार को आंसू में मैंने आंसू कभी नहीं देखे। मैं बहुत देर तक मन मारे उसके पास बैठा रहा। उन्होंने आंख खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। दादी माँ क्या कर रही थी कि हाथ जोड़े को दिया पर आंख जोड़ करके पूरा बैठी थी और हल्का हल्का आंसू भी इसमें निकल रहा था, है ना, दादी के माँ से। जब हल्का सा दादी आंख खोली तो वह धीरे से बोली, दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। अब दादी माँ पूछती है क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। तो दादी माँ बोलती है, अब लड़का बोलता है, दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना। मैंने उसकी स्नेहपूर्वक आंखों की ओर देखा। क्या है पूछो। दादी माँ क्या बोलते, क्या है पूछो। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। अब देखो वहां पर से दादी माँ कुछ क्या करके निकल गए, चल तूने अभी तक खाना नहीं खाया, चलो खाना खा लो। लेकिन वो जो लेखक बोलते हैं कि आपकी धोती क्या है, भींगी हुई, क्या कर लो, बदल लो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगता है बेटा। दादी क्या बोलती है, मुझे कि सर्दी गर्मी नहीं लगता है। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने तो अभी पिछला भी बाकी नहीं। वे रोने से हो गए थे। मतलब कि किशन और बाबू पिताजी उसके गलबात कर रहे थे, पिछला बाकी कोई दिया नहीं और आगे यहाँ और बाकी होते जा रहा। मंदी का टाइम था, है ना, इसीलिए उसको
रोलासा सा चेहरा आ रहा था। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका हाथ माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। अब जाकर के दादी माँ जो है घर उसको बोला, लेखक के पिता को, कि रोता क्यों है, मैं अभी हूं ना। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती हुई चीज निकाली। तेरे दादे ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। वह दादी जाती है और बक्सा से एक संदूक से एक कंगन उठा करके अपने बेटा को दे देती है। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहनना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। वंश की क्या है? निशानी है। इसको तुम रखो। इसकी क्या है? वंश की निशानी है, कड़ा है ना। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगे पीछे सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ का श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी। जैसा उसने बताया कि पुराना जमाना के लोग था, सब चीज आगे पीछे लोग देख लेते थे, है ना। इसलिए उसको सब बात याद आ रही थी, अपनी दादी माँ को सब बात याद आ रही थी लेखक को, है ना। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया, क्योंकि वह सपना देख रहा था। लेखक क्या कर रहा था? दादी माँ का अपना सपना देख रहा था। पास में लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौआ अपनी घिनौनी काली पंखों फैलाकर मेरी खिचड़ी पर बैठ गया। जब तक वह देख रहा था, एक कौआ आया उसकी थी पर आकर, खिचड़ी पर आकर के बैठ गया। हाथ में अब किशन भैया का पत्र कांप रहा था। काली चींटियां सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछ बैठा, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अब वह जब उसका नींद टूटा, सपना जब उसका खत्म हुआ, तो उसको लगा कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं है। अब कहानी क्या होता है? समाप्त होता है। कहानी में बताया जाता है कि दादी माँ का कितना बड़ा महत्व रहता है पूरा घर में। जब दादी माँ होती है तो पूरा घर कैसे रखना चाहिए, कैसे समेट के करना चाहिए, सब चीज का ध्यान रखती है। अब उसके जाने के बाद सबको पूरा एहसास हो गया कि नहीं रहने पर कितना कुछ हो जाता है। चलिए, कहानी आप लोग का समाप्त होता है। अब कुछ शब्दार्थ है इसमें, आप लोग उसको याद कीजिएगा और सुनाइएगा। और इसमें क्वेश्चन आंसर भी है। क्वेश्चन आंसर आपको बनाना है। जैसे देखिए, प्रश्न क में क्या है? सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाए। एक तो क्वेश्चन है, दादी माँ रामी की चाची पर क्यों बिगड़ रही थी? 4 गो ऑप्शन है इसमें, सही पे सही का ठीक लगाना है। उसी तरह दूसरा तीसरा चौथा पूरा बना लेना है। उसके बाद है ख में क्या है? शब्दों का अर्थ से सही मिलान कीजिए। इस शब्द का जो अर्थ निकलेगा सही में, इसको क्या करना है? मिलान करना है। अब इधर आ गया क्वेश्चन आंसर। पाठ से ली गई निम्नलिखित पंक्तियों का अवश्य स्पष्ट कीजिए, आशय स्पष्ट कीजिए। किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तु विलंब का कारण बन गई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर दादी माँ नहीं रहती तो कोई भी काम समय से और ढंग से नहीं हो पाता है। जब तक दादी माँ का हाथ उसमें नहीं बढ़ जाए तो समय पर वो काम नहीं होगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी है, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, इसको बना करके दिखाना है। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दादी माँ का चरित्र चित्र, कैसा दादी माँ थी उसका एक चित्र बनाना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। 5 क्वेश्चन है, इसको बनाना है। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह सोच विचार कर अपने शब्दों में दे। इस 4 क्वेश्चन, इसको अपने शब्दों में क्वेश्चन आंसर इसका बनाना है। अब आप लोग का वीडियो समाप्त होता है। कहानी अब अगला चैप्टर आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।